ये अभी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स में। थोड़ा बस कॉन्फिडेंस बढ़िया लगाइए और अच्छे से पढ़िए। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। हम सोचे थे कि आज इतिहास का भी कुछ शुरू कर पाएंगे, बट कर टेस्ट ने इतना टाइम ले लिया कि इतिहास का बना ही नहीं पाया मैं, तो फिर कल से ही कल इतिहास शुरू कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, तो ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि हमारे पूरे के पूरे अर्थ पे 71% भूमि है और 29% पे क्या है, वाटर है। ठीक है। अब इसी ये जो जमीन है वगैरह है, इसमें कैसे मूवमेंट होता है, क्या होता है, इन्हीं चीजों को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो एक थ्योरी आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का क्या मतलब है कि ये जो हमारी जो हमारा आज महाद्वीप देख रहे हो, कॉन्टिनेंट देख रहे हो, वो हमेशा वैसा नहीं था। वो लगातार बदल रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है। तो जब ग्लोब का अच्छे से साइंटिस्टों ने ऑब्जर्वेशन किया, तो उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था कि सारा का सारा लैंड मास जुड़ा हुआ था। ठीक है। और फ्रॉम जो तुम्हारा हिस्ट्री है, उसकी जितने भी नोन रिकॉर्ड्स थे, उनकी सहायता से एक व्यक्ति था अब्राहम ऑर्टेलियस, जो कि एक डच मैप मेकर था। उसने ऐसी पॉसिबिलिटी को सबसे पहले 1596 में बताया कि जितने भी आज आप जमीन के बड़े बड़े टुकड़े देख रहे हो, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं, वो सब एक समय में जुड़े हुए थे। एंटोनियो पेलेग्रिनी, वो क्या है, उन्होंने एक मैप को का खाका खींचा, जिसमें उन्होंने 3 कॉन्टिनेंट को एक साथ जोड़ के दिखाया। हालांकि ये थे मेनली अल्फ्रेड वेगनर, जो कि जर्मनी, देखो जर्मनी के लोग थोड़ा अलग कैसे सोचते थे। आप लोगों को समझ में आता है कि जर्मनी के लोग थोड़ा हर चीज में क्रांतिकारी सोच क्यों लाते थे? कुछ आइडिया क्यों ऐसा होता था कि जर्मनी हर जगह आपको दिख रहा है? कुछ तो जर्मनी की आबो हवा में अंतर होगा। देखो, होता ये था कि जब पहले एक धर्म था रोमन कैथोलिक, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव था। उससे आजाद पाने के लिए जर्मनी के जो राजा थे, उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जो थे, उनके उनको एक आजादी दी कि आप जो है, उन्होंने कहा कि जो बाइबल लिखा हुआ है वो लैटिन भाषा में लिखा है, और लैटिन भाषा जो है वो आप समझ में नहीं आती। तो उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया नॉर्मल प्रशियन लैंग्वेज में, और वहां के राजा ने उनको सहयोग दिया, और एक नई विचारधारा आई कि हम धर्म से इतर भी सोच सकते हैं। और जर्मनी की इस आबो हवा में लोग नए नए थ्योरी सोचना शुरू किए। जब तक आपको सोचने की आजादी नहीं होगी, आप सुनी सुनी कहानियों को ही सत्य मान के बैठेंगे, और फिर आपका दिमाग कभी काम नहीं करेगा। इसीलिए जर्मनी में ऐसा हुआ कि इस तरह की जितनी भी आपका रेनेसेंस वगैरह टाइप का जो भी पुनर्जागरण वगैरह होता है, वो जर्मनी और इटली की जमीन या धरती पर शुरू होता है। तो अल्फ्रेड वैगनर जो थे, वो एक जर्मन मेटेरोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आर्गुमेंट रखा, जिसको हम लोग जानते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और ये कब आई थी? 1912 में। तो ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कौन लेके आया था? तो आंसर है अल्फ्रेड अल्फ्रेड वैगनर। और ये थ्योरी किसके लिए थी कि जो ओशियन और कॉन्टिनेंट हम आज देख रहे हैं, उनका प्रारूप आखिर आया कैसे, ये हुआ कैसे। ये देख रहे हैं, ये आपको मूवमेंट दिख रहा है, ये सारे के सारे जो चीजें हैं ऐसे मूव करके एक साथ, इंडिया भी बाद में जुड़ जाएगा, पूरा इसमें जुड़ा नहीं था जो जीआईएफ में लेती। तो ये एक तरह से पैंजिया टूटा, और इस तरह से कॉन्टिनेंट जो है आपके टूट के अलग अलग होके तुम्हारे अलग अलग कॉन्टिनेंट बने। दिख रहा है मैप? ये तो आप लोग को वीडियो। फिर आता है वेगनर क्या कहता है कि एक समय जितने भी कॉन्टिनेंट आज आप देख रहे हो, वो केवल एक जमीन के टुकड़े से जुड़े हुए थे। पूरा एक जमीन का टुकड़ा था, और उसके चारों तरफ एक समंदर था। उस बड़े जमीन के टुकड़े को पैंजिया कहते थे, और उस बड़े समंदर को पैंथलासा कहते थे। ठीक है। और पैंजिया का मतलब पूरी जमीन, पैन मतलब अ, पूरा संपूर्ण, जिया मतलब जमीन, पैन मतलब पूरा, और जो थलासा मीन्स ओशियन।
तो ये जो हमारा जो है, उन्होंने कहा कि 200 मिलियन साल पहले ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, ये टूटना शुरू हुआ। तो एक बात बताओ, क्या ये जो पैंजिया था 200 मिलियन ईयर्स एगो, क्या उससे पहले भी मूवमेंट नहीं हुआ होगा? क्या ये जो लैंड मास आपस में जुड़े हुए थे, उससे पहले किस रूप में थे? क्या उससे पहले भी जुड़े हुए थे कि आकर जुड़ गए फिर टूटे? बताइए, क्या लगता है आप लोग को? सर हो सकता है पहले अलग अलग होंगे, फिर जुड़े होंगे, फिर अलग हुए। जुड़े होंगे। पहले अलग अलग थे, फिर ये जुड़ गए, और फिर 200 मिलियन ईयर से को फिर जो टूट गए, और उसके बाद से जो टूट फूट की कहानी है वो अभी तक हम लोग देखते हैं। तो पैंजिया दो बड़े बड़े टुकड़ों में टूटा। एक बड़ा टुकड़ा था लॉरेशिया, और उसके जो कि नॉर्थ में था, उत्तर में था, और एक छोटा टुकड़ा, एक और बड़ा टुकड़ा था गोंडवाना लैंड, जो कि दक्षिण में था। अब भारत इनमें से किसका अंग था, ऊपर वाले का या नीचे वाले का? नीचे वाले गोंडवाना। गोंडवाना का। तो हमारे जो, अगर हम गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे, तो हमारे जो पूर्वज हैं वो किधर से आए हैं? दक्षिण से। और अगर वो दक्षिण से आए हैं, तो उनकी मूल प्रजाति कैसी होनी चाहिए? थोड़े काले काले टाइप होने चाहिए कि नहीं? साउथ से जो आते हैं, गर्म प्रदेश से आते हैं, तो फॉर्मिंग द नॉर्दर्न एंड साउदर्न कंपोनेंट रेस्पेक्टिवली। इसी तरह लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड भी कई भागों में टूटा, और इसके लिए उन्होंने कई इविडेंसेस का सहारा लिया। और वो इविडेंसेस क्या है? 5 इविडेंसेस हैं। पहले तो आप जब मैप देखोगे, तो आप देखोगे कि दो, तुम्हारा जो साउथ अमेरिका है एक तरफ, और एक तरफ नॉर्थ अमेरिका है, नो सॉरी साउथ अमेरिका है, और एक तरफ तुम्हारा जो है इधर अफ्रीका है। दोनों को मैच करोगे तो लगता है फिट हो जाएंगे, लगता है ना सर? तो उसका लगता है कि वहां से एक टुकड़ा निकला होगा। आप मैप को ध्यान से देखिएगा, तो ऐसा लगता है कि वो टुकड़े आपस में कहीं से लग रहा टूट के वहां से बने हैं। जैसे तुम यहाँ पर देख लो, सऊदी अरब का पार्ट देख लो, अरेबियन पेनिनसुला, और अफ्रीका बीच में लाल सागर है। लगता नहीं कि टूटा है वो बीच से? लगता है। तो यहाँ पर तुम्हारा पहला है मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, जिसको जिग्सा फिट कहते हैं। फिर देखा गया कि ऐसा कैसे हुआ कि जो चट्टान महाद्वीप में एक तरफ यहाँ नॉर्थ साउथ अमेरिका है, इधर अफ्रीका है, यहाँ जैसी चट्टान पाई जा रही है वैसी ही चट्टान यहाँ पाई जा रही है। ये क्या माजरा है? फिर एक टिलाइट, ये क्या होता है ये बताते हैं। फिर प्लेसर डिपॉजिट, और जो जीवाश्म है, अलग अलग प्रकार के जो जानवर हैं, जो अलग अलग जगहों पर, जो जहां आज नहीं पाए जाते, वहां भी उनके जीवाश्म पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो सब एक समय एक जगह पर टहला करते थे, घूमा करते थे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट जिग्सा फिट। तो अफ्रीका का आप तटीय इलाका देख लो, और साउथ अमेरिका का जो तटीय इलाका जो अफ्रीका की तरफ जिसका मुंह है वो देख लो, तो आप देखोगे कि ये दोनों लगता है किसी एक टुकड़े एक साथ अलग हुए हैं। ठीक है। और इट में बी नोटेड दैट एक मैप बनाया गया, प्रोड्यूस्ड, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया, और अटलांटिक मार्जिन को जो है उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। और ये कौन लाया था? बुलार्ड ने ऐसा मैप बनाया, और उसमें देखा उन्होंने कि बहुत जबरदस्त फिट हो रहा है। लेकिन क्या उन्होंने आज की जो तटीय रेखा है उसको फिट करने की कोशिश की कि जो नीचे 6,000 फीट नीचे जाकर उसको जोड़ने की कोशिश की? तो 6,000 फीट नीचे जाकर उन्होंने उसको जोड़ने की कोशिश की, ना कि आज का जो ऊपर का तटीय रेखा है। तो नीचे तो एकदम पूरा फिट बैठा हो। ठीक है। फिर आता है रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस। अब ये देखा गया कि जब किसी की एज, जो तुम्हारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर जितने भी चट्टाने हैं उनकी एज निकालने की कोशिश की गई, तो देखा गया कि ब्राजील के पास जो चट्टाने हैं जो 2000 मिलियन ईयर्स पुरानी हैं, वो जो है वो कैसी हैं? वो बिल्कुल वैसी हैं जैसे वेस्टर्न अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका के इलाकों में पाई जाती है। तो इसका मतलब ब्राजील और पश्चिम अफ्रीका जो थे वो सेम थे। और जो अर्लीस्ट मैरिन डिपॉजिट अलोंग द साउथ अमेरिका के पास, साउथ अमेरिका का जो तटीय इलाका है, ऐसे जो तुम्हारा है इधर अफ्रीका है इधर साउथ अमेरिका है, इसका जो तटीय इलाका है वहां पर जो मैरीन डिपॉजिट देखोगे, मैरीन मतलब समुद्री अवसाद देखोगे,
और अफ्रीका में देखोगे तो दोनों जुरासिक एज के दिखाई पाए जाते हैं। इसका मतलब जुरासिक एज के समय ये सब दोनों एक साथ जुड़े हुए थे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक समय समंदर नहीं था, बीच में धीमे धीमे टूट के बने थे। इससे ये इनको पता चला। फिर आता है टिलाइट। टिलाइट क्या होता है? देखो, टिलाइट होता है ऐसी चट्टानें जो उन अवसादों से बनी हैं जिन अवसादों सेडिमेंट्स को ग्लेशियर लेके आते हैं। इसका मतलब एक समय था कि पूरी दुनिया में ग्लेशियर्स थे, पूरी दुनिया आइस एज में बनी। वो ऐसा पीरियड था जब आइस एज के साथ पूरी दुनिया में था, और ये जो जो जमीन के टुकड़े थे वो एक जैसे, जैसे गोंडवाना सिस्टम। एक हमारे यहाँ आप देखोगे कि एक कई प्रकार की चट्टानें इंडिया में पाई जाती हैं, हम उसको एक बार ब्रीफ में पढ़ाएंगे भी। तो एक प्रकार की सिस्टम है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है। इस तरह की चट्टानें आपको 6 अलग अलग लैंड मासेस में मिलेंगी। दक्षिणी गोलार्ध के अलग, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, फॉकलैंड आइलैंड हो गया, मेडागास्कर हो गया, उन जगहों पर भी इस तरह के डिपॉजिट्स मिलेंगे जो ग्लेशियर्स लेके आके जमा किए। इसका मतलब ये सब एक समय जुड़े थे, सेम ग्लेशियर उन डिपॉजिट्स को लेकर आ रहा था और उनको वहां जमा करके चट्टानों का रूप दे रहा था। फिर वो जब अलग हो गए, वो चट्टानें अलग हो गई, ठीक है। तो जो गोंडवाना टाइप ऑफ सेडिमेंट्स हैं, उनमें एक जैसा एक रूपता जो देखी जाती है, उससे सीधा सा ये असर पर दिखाई देता है कि ये सब एक बार एक समय, ये सारे के सारे फॉकलैंड आइलैंड हो, अफ्रीका हो, मेडागास्कर हो, अंटार्कटिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सब जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये देखिए, ये आपको इंडिया के जो रॉक फॉर्मेशन में ये वाला जो दिख रहा है सफेद सफेद, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये वाली, ठीक। और ये तुम्हारा जो इस तरह की तुमको दिख रही है ये वाली, ये जो तुम अरावली की तरफ देख रहे हो इस टाइप वाली, ये आर्कियन सबसे पुरानी है, ठीक है। ये तुम्हारा डक्कन ट्रैप है। कुडप्पा जो है गोंडवाना से नए नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये सबसे पहले आर्कियन, फिर विंध्यन, फिर डक्कन ट्रैप, फिर एल्यूविलियल, फिर मेसोजोइक। गोंडवाना मेरे ख्याल से कुडप्पा से पहले है या नया, देखना पड़ेगा उसको। कुडप्पा क्रम की चट्टानें देखो, जो हमारे यहाँ जितना भी कोयला पाया जाता है वो किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मैक्सिमम कोयला पाया जाता है। तो ये हम बताएंगे, ठीक है। एक तो मैप मिला तो मैं डाल दिया। अब आता है प्लेसर डिपॉजिट। ये क्या है? देखो, प्लेसर क्या है? एक प्रकार का खनिज डिपॉजिट है जिसमें जो इंपॉर्टेंट खनिज होते हैं, बड़े महंगे खनिज होते हैं, जैसे गोल्ड या बाकी के रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं, वो सैंड के साथ मिलकर नदियों के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा एक जगह उनको जमा किया जाता है, तो ढेर सारा सोने का डिपॉजिट मिलेगा। तो जो अकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट, यहाँ पर घाना कोस्ट के पास ये देखा गया कि सोने का बहुत बड़ा भंडार है, प्लेसर डिपॉजिट है, किसी नदी ने लाके उसको प्लेस किया है वहां पर। लेकिन ऐसी कोई चट्टान नहीं है जहां से वो टूट के आके यहाँ पर जुड़े हुए हो। और ऐसा ही गोल्ड बियरिंग वेन ब्राजील में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो घाना में जाकर सोना जमा हुआ है, वो ब्राजील की जो पठार में सोना पाया जाता है, वहां से नदियों ने उन सोने को तोड़ के या वहां से बहाकर घाना में, इसका मतलब ब्राजील के पठार और घाना में दोनों एक समय जुड़े हुए थे। क्यों घाना में सोना पाया जाए, लेकिन सोने वाली बीरिंग चट्टाने तो है नहीं, तो कैसे सोना पाएगा, है ना। तो ये भी एक उसका वो है। और फॉसिल आखिर में आता है। फॉसिल, फॉसिल तो आप लोग जानते ही हैं, जीवों के सर जीवाश्म ये जिनको घाना कहते हैं। वाला सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए। घाना जो है, इसको तो मैप में, मैंने यहाँ मैप नहीं देखा दिया हुआ है, मैप में देखोगे तो घाना जो है अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में है, और इधर तुम्हारा ब्राजील है। अब यहाँ पर सोना पाया जा रहा है, लेकिन सोने की ऐसी कोई चट्टान नहीं। प्लेसर डिपॉजिट मतलब जो किसी चट्टान से नदियों ने अपने साथ तोड़ के लाकर जमा किया है, लेकिन वो चट्टान नहीं दिख रही है जहां से इसको तोड़ के लाया गया होगा। लेकिन ब्राजील में वो चट्टानें भी दिख रही हैं और सोना भी दिख रहा है, और इसका मतलब ये ब्राजील और घाना एक समय आपस में क्या थे?
जुड़े हुए थे, तभी तो घाना में प्लेसर डिपॉजिट है सोने का। समझ में आ रहा है कि नहीं? और प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है? नदियों द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा जब अपने अवसादों के साथ किसी बहुत बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, प्लैटिनम, इन सब के टुकड़ों को लाकर जमा किया जाता है, तो उन्हीं डिपॉजिट्स को प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। समझ में आया अभी या नहीं? बोलो। यस सर। तो यहाँ या ग्लेशियर लेकर आएंगे, खुद से पैदा करेंगे, किसी चट्टान से तोड़ के लाएंगे, कहीं खदान होगी उस खदान से तोड़ते हुए लेके आएंगे ना, पैदा तो करेंगे नहीं। तो चट्टान कहाँ है? घाना में, लेकिन सोना तो है। ब्राजील में वो चट्टान भी है, वो सोना भी है। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि वो घाना वाला सोना कहाँ का है? ब्राजील वाला। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बात? यस सर आप। ओके। यस सर। अब आता है जीवाश्म। अब वो जीव जब एक ही प्रकार के प्लांट के स्पीसीज और एनिमल के स्पीसीज जो कि जमीन पर रहने के लिए या फ्रेश वाटर में रहने के लिए अभ्यस्त हैं, वो आपको दिखाई देंगे दोनों तरफ। बीच में एक समंदर है और इधर भी जमीन का टुकड़ा है, इधर भी जमीन का टुकड़ा है, और यहाँ पर जो जीवाश्म पाए जा रहे हैं वही यहाँ भी पाए जा रहे हैं। तो ये समझ में आता है। एक प्रॉब्लम होती है, यहाँ जो पाया जा रहा है वो यहाँ भी क्यों पाया जा रहा है? बीच में तो इतना बड़ा समंदर है, कैसे वो जीव वहां पहुंचा? जैसे कि लेमूर्स का ऑब्जर्वेशन देखा गया। लेमूर एक प्रकार का जानवर होता है, प्राइमेट होता है, उसको इंडिया में पाया गया, मेडागास्कर में और अफ्रीका में, और सब इतना इतना दूर एक दूसरे से। तो इसका मतलब एक समय ये जुड़े होंगे, तभी तो लेमूर का ऑब्जर्वेशन दोनों जगहों, तीनों जगहों में पाया जा रहा है, उनका जीवाश्म। इसीलिए इन तीनों को जोड़ के क्या बोला गया? लेमूरिया। याद रखना, कौन कौन से आते हैं लेमूरिया में? इंडिया, मेडागास्कर और ठीक है, तो ये तीनों को लेमूरिया बोलते हैं। उसी तरह से में मेसोसॉरस, जो कि एक छोटा सा रेप्टाइल था और जो कि एक बहुत ही छिछले खारे पानी में रहने का अभ्यस्त था, इसके जो स्केलेटन है, इसके जो कंकाल हैं, वो कहाँ पाए गए हैं? ओनली इन 2 लोकेलिटीज। कहाँ कहाँ? साउदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इरावर फॉर्मेशंस ऑफ ब्राजील। ब्राजील में एक जगह है, एक स्पेशल तरह का वो है, क्या नाम है, लैंडस्केप है, जिसको इरावर फॉर्मेशन कहते हैं, वहां पे पाया गया, और साउथ अफ्रीका। लेकिन दोनों के बीच में दूरी कितनी पता है? 4800 किलोमीटर। तो कैसे पाए गए? इसका मतलब दोनों एक साथ जुड़े थे। तो ये सब कुछ तथ्य हैं जिनकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई सब जुड़े थे। इसका मतलब टूट गया सब और उसके बाद जो है बना। लेकिन अब उनके पास आई एक समस्या, भैया टूटा तो उनको हिलाया कौन? कौन सी फोर्स थी? आखिर वो बल मिला कैसे इतने बड़े समंदर, इतने बड़े जमीन के टुकड़े को हिलाने का, तोड़ने का? तो उस समय उनको जितना दिमाग था बता दिए। एक उन्होंने बोला पोल फ्लीइंग फोर्स। ये क्या होता है? जब हमारी पृथ्वी नाचती है, रोटेट करती है, तो उससे एक फोर्स लगती है, ठीक है। उस फोर्स की वजह से हमारा जो वो था, क्या नाम है, तुम्हारा जो ये जमीन के टुकड़े थे, वो पोल्स की तरफ, एक साउथ नॉर्थ पोल की तरफ, एक साउथ पोल की तरफ जाना शुरू हुआ, ठीक है। और उसकी वजह से, जो कि बाद में खारिज हो जाएगी कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसे तो हम लोग भी नॉर्थ पोल की तरफ जाने चाहिए, क्यों नहीं जा रहे हैं? तो इन्होंने ऐसा बोला। फिर एक बोले टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स तो आप लोग जानते ही हैं किसके वजह से होता है, किसके वजह से मिलता है टाइडल फोर्स? मून। मून मून और सन, इन दोनों की ग्रेविटेशन जो थी बहुत सालों में इकट्ठी होके धीमे धीमे खसकाते 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 इन लोगों ने जो है मिलियन ऑफ ईयर्स में इस फोर्स इतनी बड़ी हो गई कि इसने जो है उसको खसका दिया। तो ये कहीं से लॉजिकल लगती नहीं। तो ये 2 फोर्स इन्होंने बोला, जो बाद में खारिज हो जाएगी, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे कौन सी फोर्स है। फिर आती है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। अब कोई भी थ्योरी आती है। हाँ सर, ये पहली वाली सर क्या थी? पोल फ्लीइंग फोर्स। पोल फ्लीइंग फोर्स, जब हमारा वो क्या नाम है, हमारी जब अर्थ रोटेट होती है, तो उस रोटेशन की वजह से जो भी यहाँ पर इक्वेटर के पास ये जो भी चीजें थी, वो 2 तरफ गई, एक नॉर्थ पोल की तरफ, एक साउथ पोल की तरफ। तो रोटेशन की वजह से उनके ऊपर एक फोर्स लगा, ठीक है।
क्योंकि हमारा अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये कहाँ पर है, इक्वेटर की तरफ फूला हुआ है। और ये जो बल्ज है ये क्यों हुआ है, ये बल्ज रोटेशन की वजह से है, और इसी रोटेशन की वजह से जो भी उसके ऊपर भी है उस पर भी फोर्स लगता है, और वो फोर्स दो तरफ काम करता है, एक नॉर्थ पोल की तरफ, एक साउथ पोल की तरफ। तो कुछ चीजें नॉर्थ की तरफ गई, कुछ, इसीलिए इसको पोल फ्लीइंग फोर्स कहा गया, पोल की तरफ ढकेलने वाली फोर्स, जो कि एकदम इलॉजिकल था, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, उसका कोई मतलब नहीं है, उनको खुद भी काल बाद में खत्म हो गया। ठीक है, बस इतना जान लो, दो फोर्स होता था, एक पोल फ्लीइंग फोर्स और दूसरा टाइडल फोर्स। अभी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, आर्थर होम्स इसके जनक थे। तो अभी पहले हमने भी पढ़ा था, वैजनर जो थे उसके किसके जनक थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के, और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के जनक कौन थे, आर्थर होम्स। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि नीचे जो हमारा मेंटल है वहां से कुछ करंट निकलती हैं और वो फोर्स लगाती हैं, वो ढकेलती हैं, एक इधर एक इधर, जिधर भी उनका मूवमेंट रहता है। और ये जो करंट होती हैं ये कैसे पैदा होती हैं, हमारे अंदर मेंटल पोर्शन में कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जो लगातार डिके होते रहते हैं, और उसकी वजह से हीट जनरेट होती रहती है, और वो हीट वो करंट्स पैदा करती है। होम्स जो थे उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे मेंटल पोर्शन में एक ऐसे करंट का एक सिस्टम पाया जाता है। ठीक, तो इन्होंने बस खाली कोशिश की थी कि जो इन्होंने गलत फोर्स दिया उसको हम थोड़ा साइंटिफिक वे में, जो नई डिस्कवरी हुई उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपनी एक कन्वेंशन, तो याद रखना कन्वेक्शनल करंट थ्योरी किसने दी, आर्थर होम्स। तो ये जो कन्वेक्शनल करंट है उसका कारण क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिके, उससे जो हीट जनरेट होती है वो, और उसकी वजह से करंट निकलती है। ये देख रहे हो, यहाँ पर ये कन्वेक्शनल सेल्स हैं, यहाँ पर ये जो गर्मी निकलती है वो यहाँ जाके फिर इधर और इधर दो तरफ, अब ऊपर जा नहीं सकती तो क्या करेगी, इसको इधर ढकेलने की कोशिश, इधर ढकेलने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी, एनर्जी है तो वो इधर मूव करेगी, तो ये जो तुम्हारा फ्रिक्शन इसके पे लगेगा कि नहीं लगेगा, ये जो क्रस्ट वाला पोर्शन है, जो प्लेट है, तो क्या यहाँ पर एक रप्चर पैदा कर देगी, और इसको इधर ढकेलने की कोशिश करेगी, इसको इधर ढकेलने की कोशिश करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट होगा किसमें, प्लेट्स में, और यहाँ से कुछ मैग्मा लगातार निकलता रहेगा, और इस मैग्मा से नई नई जमीन बनती रहेगी, और यही तुम्हारा जो बीच में दिख रहा है यही है तुम्हारा मिड ओशियनिक रिज। ये पहाड़ों की, वोल्केनिक पहाड़ों की एक बड़ी श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, समझ में आया, दिख रहा है तुम लोगों को ये सब। तो ये, और यहाँ पर जो है ये कॉन्टिनेंटल है, ये कॉन्टिनेंटल है, ये जो प्लेट यहाँ जाएगी, अभी हम लोग आगे इसको और देखेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि डिटेल्ड सर्च कब हुई, तो जो तुम्हारा मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर, जो डिटेल्ड सर्च ऑफ द ओशियन कॉन्फ़िगरेशन, जब ओशियन कॉन्फ़िगरेशन पूरे ओशियन की अच्छी खासी खोजबीन जांच पड़ताल हुई, तो उन्होंने देखा कि जमीन का जो टुकड़ा है अंदर, ओशियन का जो फ्लोर है वो एक कोई प्लेन समतल इलाका नहीं है, जबकि इसमें ढेर सारे अलग अलग, रिलीफ का मतलब क्या होता है बताइए, रिलीफ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिलीफ, एनीबॉडी, कोई बताए भाई, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, यू शुड नो अबाउट दिस वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीफ, हिंदी में तो बता दो, उच्चावच। गड्ढे, हाँ। हाँ, उच्चावच का मतलब क्या हुआ, एक जमीन होती है ऐसी जिसकी सारी की सारी हाइट सेम है कि नहीं है, इसको क्या कहेंगे, समतल। तल कैसा है, समतल है, लेकिन जिसके हाइट और जिसकी हाईएस्ट हाइट और यहाँ पर लोएस्ट हाइट इसमें डिफरेंस हो, इसको क्या कहेंगे, एक अलग प्रकार का रिलीफ फीचर। तो जहां पर यहाँ जो अलग अलग प्रकार के लैंड मास होते हैं जिनमें हाइट होती है, डेप्थ होती है, इन्हीं को रिलीफ कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो अलग अलग प्रकार के जो भूमि की आकृतियां हैं जिनकी हाइट और डेप्थ वो अलग अलग प्रकार की है, तो उनको हम, जैसे एक पहाड़ है, ये एक रिलीफ है, इसका हाइट इतना ऊंचा है, फिर एक तुम्हारी पठार है, ये भी एक रिलीफ का फीचर है, तो इन्हीं सबको उच्चावच, अलग अलग प्रकार की उच्चावच आकृतियों को रिलीफ फीचर्स कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ है बात, निशित क्लास में हो, निशित है कि नहीं क्लास में, हाँ, उसने यस सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ओके।
तो एक्सपेडिशन, अब इसमें क्या हुआ, ये आखिर में एक्सपेडिशंस जो हैं मैप की हुआ कैसे कि जब वर्ल्ड वार 2 के बाद खूब ढेर सारी ओशियन के रिलीफ की पिक्चर्स आने लगी और इससे पता चला कि अरे समंदर के अंदर भी पहाड़ है, बहुत बड़ी माउंटेन श्रृंखला है, रेंज है बड़ी बड़ी। अगर तुम आज हिमालय को डुबो दो तो ये समंदर के अंदर पहुंच जाएगी, तो समंदर के अंदर का ही पार्ट होगी कि नहीं होगी। बड़ी बड़ी खाइयां हैं, ठीक है। और ये खाइयां कहाँ पर हैं, ये खाइयां जहां पर ये ओशियन और कॉन्टिनेंट मिल रहे हैं वहां पर बन रही हैं, ठीक है। और बीचों बीच समंदर के पर्वतों की एक श्रृंखला है और जहां पर ढेर सारा मैग्मा लगातार निकल रहा है। और ये देखा गया कि ये जो तुम्हारी ओशनिक क्रस्ट है, अरे ये तो नई है, यंग है कॉन्टिनेंटल एरिया की तुलना में। इसका मतलब नई नई जमीन बन रही है वहां पर। और ये जो ओशनिक रिज है, ओशनिक रिज का मतलब क्या, जो ओशियन में जो ऊंचाई का ये तुम्हारा मिड ओशनिक पहाड़े हैं इधर और इधर, इसके इधर भी और इसके इधर भी लगातार बराबर की दूरी पर देखा जाएगा तो चट्टानों में समानता देखी जा रही है। इसका मतलब जो मैग्मा निकल रहा है इधर भी बराबर रेट से जा रहा है, इधर भी बराबर रेट से जा रहा है। 4 साल बाद जो यहाँ पहुंचा और इधर पहुंचा दोनों सेम है, ठीक है, उनकी एज भी सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग इसमें ओशियन फ्लोर के कॉन्फ़िगरेशन को देख लेंगे कि जो हमारा ओशियन फ्लोर है उसमें क्या क्या होता है। तो एक होता है हमारा जो एक, मान लो ये कॉन्टिनेंट है, तो ये कॉन्टिनेंट जहां तक चलेगा इसकी प्लेट वो क्या कहलाएगी, कॉन्टिनेंट का मार्जिन। यहाँ तक पानी है लेकिन ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है वो यहाँ तक है। फिर यहाँ आ गई खाई, खाई कौन सी होगी, जहां पर ये तुम्हारी कौन सा तुम्हारा ओशनिक प्लेट है वो इसके नीचे जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो खाई के बाद का जो इलाका होगा वो क्या होगा, एक मैदानी इलाका होगा जिसको एबिसल प्लेन कहेंगे। फिर यहाँ पर देखा जाएगा मैग्मा निकल के इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, मिड ओशनिक रीचेस। जो फिगर मैंने डाला उसमें थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं है लेकिन इसी तरह। तो ओशियन जो का जो फ्लोर का कॉन्फ़िगरेशन है उसके हम लोग मेजर डिविजन्स कर सकते हैं और मेन 3 डिविजन्स होते हैं। एक होता है महाद्वीपीय विस्तार, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, फिर होता है डीप सी बेसिन्स, बहुत लंबी जो है जो तुम्हारा नदी की घाटी, जो समंदर का बड़ा सा घाटी है, मैदानी इलाका उसमें है। और फिर बीच में जो पर्वत उठे हुए हैं जो कि नीचे से लावा निकलने की वजह से बने हुए हैं। अब देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर इसने ट्रेंच दे दिया है, लेकिन चलो यहाँ पर तुम देखोगे कि एबिसल प्लेन यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एबिसल प्लेन जो है ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन का पार्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू जो एनसीईआरटी दिया हो। लेकिन अगर दे दिया तो हम इसके, ये जो कॉन्टिनेंट का तुम्हारा देख रहे हो, ये कॉन्टिनेंट में एक होता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर यहाँ पर आएगी ट्रेंच। अभी हम आगे देखते हैं दूसरे में। ये देखो ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं है लेकिन फिर भी चलो, हाँ यहाँ पर देखोगे ये है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये वाला, ये देख रहे हो। और जहां से ये गिरेगा इसको कहेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये जो तुम्हारा ढलान है इसको कहेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप। और ये जो तुम्हारा ट्रेंच जहां पर खत्म होगी, जहां से ये उठना शुरू होगा उसको कॉन्टिनेंटल राइज कहेंगे। और यहाँ पर ट्रेंच होनी चाहिए, जो ट्रेंच यहाँ दिया है वो ट्रेंच यहाँ होनी चाहिए। उसके बाद एबिसल प्लेन शुरू होना चाहिए और उसके बाद ये तुम्हारी माउंटेन रेंज बड़ी सी शुरू होनी चाहिए, अंडर वाटर माउंटेन रेंज। तो थोड़ा सा ये लोग फिगर बनाते हैं लेकिन पूरा ध्यान नहीं रखते। तो यहाँ पर ध्यान रखने की, क्योंकि जहां पर 2 प्लेटें टकराएंगी एक दूसरे, वहीं तो खाई बनेगी, है कि नहीं। जहां एक प्लेट एक के नीचे जाएगी तो वो प्लेट जहां नीचे जाएगी वहां पर खाई बनेगी। वहां से लेकर जहां पर ये इसकी वो बाउंड्री है, एक सेकेंड देखें कोई फिगर है इसमें, तो ये वाला, ये देखो ये तुमको दिख रहा है, ये वाला ये पार्ट, जहां से तुम देखोगे यहां से नीचे से एक मिनट दूसरा लेते हैं, यहां से नीचे से मैग्मा निकल रहा है, निकल रहा है, और ये मैग्मा यहां से इधर जा रहा है, ठीक। फिर ये तुम्हारा शील्ड लेवल करने चलो, यहाँ पे आके ये जो तुम्हारी ओशनिक प्लेट नीचे जा रही है क्योंकि अब खत्म हो रही है, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यहाँ पर आपको खाई देखने को मिलेगी। ये ट्रेंच का इलाका है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा इलाका होगा
ये होगा एबिसल प्लेन। समझ में आया? और उससे पहले तो ये कॉन्टिनेंट का पूरा इलाका है, यहां तक का ट्रेंच तक का जो भी इलाका है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट का है, और ट्रेंच के बाद का जो इलाका यहां तक का है वो ओशियनिक प्लेट का है। फिर यहाँ भी ओशियनिक प्लेट का दूसरा पार्ट जो जाता है इस साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बात क्लियर हो रही है? बोलो भाई। नहीं भैया, क्लियर नहीं हुआ सर मुझे, एक एक बार बार फिर और से बता बताइए। दीजिए। अच्छा, देखो अभी थोड़ा क्लियर हो जाएगा जब हम आगे आएंगे, ठीक। अभी पहले इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुमको वहां पे हम आगे लास्ट में क्लियर कर देंगे, ठीक। अभी इसको पढ़ते हैं। तो अब जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है ये कहाँ से शुरू होता है? अब आप लोग जब समंदर में जाते हैं तो समंदर का किनारा देखते हो जहां से समंदर शुरू होता है। तो क्या जहां से समंदर शुरू होता है, अभी तुम लोग जब ओशनिक प्लेट पढ़ोगे तब ये और क्लियर होगा, आगे ही है। तो जो कॉन्टिनेंटल शोर जहां से, अब सपोज करो कि तुम्हारा घर है, ऐसे मान लो ये जमीन है, और ये जमीन थोड़ी ऐसे थी, यहाँ तक थी, और फिर ये ऐसे हुई और यहाँ तक ऐसे तक थी, और इसमें पूरे में यहाँ तक पानी भर गया। तो क्या ये पूरा का पूरा ये यहाँ तक का एरिया इस जमीन का है कि नहीं? इस कॉन्टिनेंट महाद्वीप का है कि नहीं? बताओ। और यहाँ से ओशियन वाला पार्ट शुरू होता है, जो वास्तविक ओशियन का जो ये पानी है, ये वाकई से देखा जाए तो ये महाद्वीप के नीचे गिरे हुए इलाके के ऊपर भरा हुआ है, ये ओशियन के प्लेट के ऊपर नहीं है। तो ओशियन के एक हिस्से में महाद्वीप का भी पार्ट आता है, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ भैया आया। कॉन्टिनेंट है वो महाद्वीप का किनारा है। उसके बाद जो है महासागर का इलाका शुरू होता है, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पर जो ये गड्ढा है जहां पर ये दोनों प्लेटें मिल रही हैं, वो प्लेटें जो है वहां जहां से मिलना, जहां से वो शुरू होता है वहां से ओशियन शुरू होता है, उससे पहले का पूरा इलाका कॉन्टिनेंट का होता है। क्लियर हुआ बात सबको? तो अब ये जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है उसमें जो चीजें होती है, एक होता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल राइज और डीप ओशनिक ट्रेंच, ठीक है। और इसमें जो डीप ओशनिक ट्रेंचेस हैं, जो खाइयां हैं, जैसे मरियाना ट्रेंच है, ये सब बहुत गहरे गहरे इलाके हैं दुनिया के। मरियाना ट्रेंच तो हिमालय से भी ज्यादा गहरी है, हिमालय जितना ऊंचा है उससे भी ज्यादा गहरी, 11 किलोमीटर नीचे गहरी है। अब देखो, जैसे कि ये तुम्हारा हम लोग का जमीन है, ठीक। फिर यहां से थोड़ी सी जमीन हल्की नीचे हुई, तो ये जो हल्की नीचे यहां से यहां का इलाका क्या कहलाएगा? कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक। फिर यहां से अचानक से तीव्रता बहुत तेज हो गई, स्लोप तेज हो गया, ये इलाका क्या कहलाएगा? कॉन्टिनेंटल स्लोप। समझ में आ रहा है? और उसके बाद ये फिर ढाल ऐसे हो गई, ये इलाका क्या कहलाएगा? कॉन्टिनेंटल राइज। यहां से कॉन्टिनेंटल उठना शुरू हुआ, फिर बहुत तेजी से उठा, फिर यहां से फिर धीमे हो गया, तो ये, और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त गहरी खाई होगी, ये होगा ट्रेंच। यहीं तक का इलाका, यहाँ से कॉन्टिनेंट समाप्त। समझ में आया ये बात? ये महाद्वीपीय किनारों की बात हो रही है, उसके 4 पार्ट हैं। क्लियर हुआ ये बात, या कोई डाउट है अभी भी? यस सर, क्लियर। तो यहाँ पर देखोगे कि उसके बाद हम लोग देखते हैं एबिसल प्लेन। अब ट्रेंच जहां पर खत्म हुआ, वहां से लेकर इधर जहां पर वो पहाड़ थे वहां तक के इलाके को हम लोग क्या कहेंगे? एक मैदान, एक गहरा हुआ मैदान, जिसको हम लोग एबिसल प्लेन कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सा मैदानी इलाका होता है, जो कि कॉन्टिनेंट जहां समाप्त होता है और जहां से बीच के जो बहुत बड़े ज्वालामुखी पर्वत की श्रृंखला होती है वो शुरू होती है, उनके बीच के एरिया को कहते हैं एबिसल प्लेन, ठीक है। ये वो इलाके हैं जहां पर कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स, जो ऐसे तुम्हारे नदियां लेकर ढेर सारे मलबे लाके समंदर में इकट्ठा करती है, तो कुछ मलबे लुढ़क के यहाँ भी पहुंच जाते हैं एबिसल प्लेन तक, जो कि खाई को पार कर जाते हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं। नहीं तो खाई में ज्यादातर मलबे वहां पर मेनली खाई में जमा होते रहते हैं। फिर आता है मिड ओशियनिक रीजेस। ये क्या होती है? ये एक बहुत ही जुड़ी हुई बहुत बड़ी पर्वतों की श्रृंखला है, जो कि ओशियन के अंदर है।
ये दुनिया में माउंटेन चेन की सबसे लंबी श्रृंखला है जो कि समंदर में डूबी हुई है। इसमें आप देखोगे बीच में एक दरार है और उस दरार से लगातार लावा निकल रहा है, ठीक है। और ये जो दरार है वो थोड़ी उठी हुई है, उसके नीचे जो तुम्हारा, उसके यहाँ से थोड़ा नीचे एक पठार जैसा इलाका है और पूरे जगह पर एक तुम्हारा उठा हुआ किनारा किनारा टाइप दिखाई देगा और लाइक पहाड़ जैसा दिखाई देगा। और इसमें द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट इज द जोन ऑफ, जहां पर क्रेस्ट है, जहां पर ऊंचाई है, सबसे ऊंचा पर्वत है, वहीं पर आपका वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। वोल्केनो मतलब निकलता रहता है, ठीक है। और ये जो वोल्केनो हम लोग ने पढ़ा था पिछले वाले में। अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। तो अब कहां पर ये अर्थक्वेक और वोल्केनो आते हैं, तो जो स्टडी ऑफ मैप उसमें आप देखेंगे कि अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से एरियाज हैं जहां वोल्केनो और कहां धरती हिलेगी। बताओ, जहां पर दो प्लेटें मिलेंगी वहीं ज्यादा धरती हिलेगी कि नहीं हिलेगी? और जहां पर दो प्लेटें मिलेंगी या दो प्लेटें अलग होंगी उन्हीं जगह से तो लावा निकलने का एरिया होगा, तो वहीं से वोल्केनो भी निकलेगा, है कि नहीं? तो अटलांटिक ओशियन में जो कि कोस्ट लाइन के बिल्कुल पैरेलल है, देखो ये पूरा का पूरा, ये तुम जो काला काला देख रहे हो ये वोल्केनिक इरप्शंस वाले हैं। यहाँ से वोल्केनो भी निकलते हैं और वही इलाके अर्थक्वेक के भी इलाके हैं। लेकिन एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जितने भी वोल्केनो के इलाके हैं वो कहाँ दिख रहे हैं तुम्हें? समंदर के पास दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बोलो। हाँ भैया। क्या वो यहाँ अर्थक्वेक का जोन तो दिखाई दे रहा है इधर हिमालय के पास, क्या यहाँ वोल्केनो का काला काला हिस्सा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं। इसका मतलब जहां पर ओशियन की प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी वहां अर्थक्वेक भी आएगा और वोल्केनो भी निकलेंगे, ठीक है। या तुम्हारे कॉन्टिनेंटल, तुम्हारा ओशियन और ओशियन भी टकराएगी तो भी वोल्केनो आएगा, ठीक है। लेकिन जहां कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंट दो जमीन के टुकड़े आपस में टकराएंगे तो भूकंप तो आएगा लेकिन वोल्केनो नहीं बनेगा, ठीक है। इस नोटिस करने वाली बात है। जैसे यहाँ भी तुम देख रहे हो, यहाँ एक बार फिर से बता दीजिए। जहां भी जो दो तरह की प्लेट होती हैं, देखो प्लेट भी अभी आगे देखना है, जहां भी दो तरह की प्लेट, इस चैप्टर को मैं आज ही नहीं खत्म करूंगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आराम से समझो, इसके अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो तुम्हारा जो है, जो भी ऐसी प्लेटें हैं जो कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट हैं, जब टकराती हैं तो वोल्केनो नहीं बनता, केवल अर्थक्वेक आता है। अभी बताते हैं क्यों, अभी पढ़ते जाओ। तो यहाँ पर जो है तुम देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा मैप ही से समझ में आएगा कि डॉट्स कौन, जो मिड ओशियनिक रिजेस हैं, तुम देख रहे हो ये मिड ओशियनिक रिज, ये वाला यहां से आपका अर्थक्वेक भी, ये वाला जो तुमको देख, यही सबसे लंबी श्रृंखला है पर्वत की। यहाँ जानते हो क्या हो रहा है? यहाँ पर एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है और बीच से निकल रहा है मैग्मा। यहाँ पर आपको हल्के हल्के अर्थक्वेक आएंगे। हल्के क्यों आएंगे, तेज क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है लगातार, दोनों टकरा नहीं रहे हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और जहां टकराएंगे वहां ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। अब बताओ यहाँ जो भूकंप आएंगे वो कितने जबरदस्त आएंगे, दोनों टकरा रहे हैं, इधर ओशियन की प्लेट मूव कर रही है और इधर कॉन्टिनेंट की प्लेट मूव कर रही है। तो यहाँ पर जब बहुत तेज टकराएंगे और अगर स्पीड बहुत तेज है तो जब ये प्लेट बहुत अंदर जाएगी और ऊपर का जो हल्का मटेरियल लेकर जब नीचे जाएगी, वो हल्का मटेरियल जब जलेगा तो कितनी तेज से ऊपर उठेगा? बताओ, वोल्केनो लेके जाएगा कि नहीं लाएगा? और उसमें विस्फोट भी होगा। तो यहाँ पर जो वोल्केनो बनेंगे वो जनरली कैसे वोल्केनो बनेंगे? कंपोजिट टाइप और थोड़े से विस्फोटक, ठीक है। क्योंकि ये जो प्लेट होती है भारी होती है ओशियन की, ये जल्दी नीचे जाती है, ऑलरेडी ये नीचे होती है। जब ये नीचे जाती है तो मैग्मा चैम्बर तक जब पहुंचती है
और ऊपर का मटेरियल जब उस मैग्मा चैम्बर में पिघलता है तो जो एनर्जी, एक तो हल्का रहता है वो, और जल्दी जब गर्म होता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पर एक वोल्केनो की सीरीज बन जाती है। ठीक है, अभी आगे भी देखेंगे उसको फिर हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा जो शेडेड बेल्ट अच्छा सर। है ये सब केवल मैप से। सर हाँ सर बोलो। सर ये रिंग ऑफ फायर पे सर आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बताओ रिंग ऑफ फायर हेलो क्या हुआ। सर। हाँ सर आ जो रही है। रिंग ऑफ फायर है जापान उसी पे है, तो सर क्या वहां पे वोल्केनो आने का संभावना है? फुजियामा वोल्केनो ही है। ठीक है, दिख नहीं रहा ये पूरा का पूरा जापान के ऊपर से वोल्केनो काला सा दिख नहीं रहा तुम्हें पूरा? यस सर, यस सर। वहाँ वोल्केनो भी आता है। जापान की तो बड़ी स्पेसिफिक स्थिति है। देखो एक्चुअली हम लोग वो नहीं पढ़ रहे ना, ऑप्शनल वहां नहीं। तो हमें वहां तो हमेशा भूकंप आता रहता है जापान में, इसलिए। प्लेटें एक साथ जुड़ मिलती हैं, फिलीपींस प्लेट और ये पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये चार चार तीन प्लेट एक साथ, और बड़ी अजीब सी, ये जितने भी तुम देख रहे हो महाद्वीप बने हैं, ये बने ये सॉरी जो द्वीप बने ये बने कैसे हैं? ये जब तुम्हारे नीचे की जो तुम्हारा मैग, जब जो दो टकराई हैं नीचे से, जो तुम्हारा वोल्केनो निकले हैं, और वो वोल्केनो ने जो जमीन तैयार की है ऊपर समंदर के ऊपर तक चली आई है, वही द्वीप आपको दिख रही है द्वीप के रूप में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वहां तो यस इंटेंस सर। वोल्केनो, फिलीपींस में भी इंटेंस वोल्केनो है, ताल वोल्केनो बहुत जबरदस्त वोल्केनो है। इधर आपको जो है इंडोनेशिया, ये पूरा देखो तुम्हारा सुमात्रा जावा पूरा इंडो, ये क्या है वोल्केनो की स्थिति। हम लोग एक्चुअली जब पढ़ते हैं तो पढ़ते कम है, एग्जाम की रेस में भागते ज्यादा है, तो हम ना मजा ले पाते हैं सब्जेक्ट का, ना ही वहां पर जाके इंटरेस्ट ले पाते हैं। हमें तो बस हर एक दो महीने में 10 साल का चीज कवर करना होता है। तो दैट्स वाई कि हमारी नॉलेज कभी बेहतर बढ़ नहीं पाती। ये देखिए थोड़ा और साफ फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख सकता है कि ये तुम्हारा जितनी भी ये काली काली है, ये कन्वर्जिंग प्लेट्स हैं। यहाँ पर इस तरह की उठी उठी कन्वर्जिंग, मतलब ये प्लेट और ये प्लेट आपस में क्या हो रही, टकरा रही। ये कैसी प्लेट है? कॉन्टिनेंटल। ये कैसी प्लेट है? ओशियनिक। तो ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल के नीचे जाएगी, और यहाँ पर ये जितने भी इलाके देख रहे हो, यहाँ पर एक किनारे में, इधर तो तुम्हारा जो वो द्वीप दिखाई दे रहा है, उसके बगल में एक खाई दिखाई देगी, जापान ट्रेंच, कुराइल ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच। ये उन्हीं मार्जिन इलाकों पे है जहां प्लेट्स टकराती हैं। एक छोटी सी, ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी प्लेट ही होती हैं, बड़ी प्लेट भी टूट जाती हैं और फिर छोटी छोटी प्लेट्स का निर्माण होता है, जैसे फिलीपींस प्लेट। अब देखो यहाँ ट्राई जंक्शन है, फिलीपींस प्लेट इधर भी जा रही है, थोड़ा ऐसे ऐसे रगड़ रही है, इधर भी थोड़ा जा रही है, थोड़ा इधर जा रही है, मतलब ऐसे टाइप जा रही है। तो ये फिलीपींस प्लेट जो है, और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट और यहाँ पर पैसिफिक प्लेट है, ट्राई जंक्शन हो जाता है जापान के इस पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो किधर, इधर वाली जो प्लेट है ये डाइवर्जिंग बाउंड्रीज है, जो इस तरह की है ना, ये तुमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दूर जा रही। तो दूर जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ से रिजेस बनेंगी, लावा निकलेगा, थोड़ा इधर जाएगा थोड़ा इधर जाएगा, तो यहाँ रिजेस बनते हैं जहां जहां पर दूर जाती है, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री जो होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखो, ये जीआईएफ दिख रहा है कैसे यहाँ से मैग्मा निकलता है और इधर जाता है। सेम फिगर ये भी है, कैसे मैग्मा निकल के मिड ओशनिक रीजेस दिख रही है, यही मिड ओशनिक रीजेस। तो यहाँ का जो इलाका होगा थोड़ा उठा होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे जहाँ से मैग्मा निकल रहा है, कुछ सब मैक्सिमम मैग्मा कहाँ जमा होगा, यही जमा होगा, है कि नहीं? तो यहाँ तो रेगुलर और मैग्मा भैया के कुछ सब। दिनों बाद तब भैया वो छोटे छोटे द्वीप का भी निर्माण कर देंगी, जब वो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल होता ही है, लेकिन उतनी ऊंचे तक जाते नहीं है। द्वीप का निर्माण जहां पर होता है, जहां पर टकराते हैं, जनरली मिड ओशनिक रीजेस के आसपास उतना ऊंचा उठ नहीं पाते जी, क्योंकि वो लगातार अच्छा। वो फ्लोर स्प्रेड कर रहा है ना, वो मैग्मा देख रहे हो, हाँ। जी जी। तो ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन जहां अच्छा। जहां पर दो लड़ते हैं ना, तो वहां पर जी क्या होता है कि जो अवसाद आते हैं वो भी जमा होते रहते हैं खाई में, और लगातार जी उठ रहे होते हैं। और जो जी। ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो वो उठने की वजह से उनके पास जगह नहीं मिलती फैलने की, तो वो उठ जाते हैं। अच्छा। ठीक। तो जनरली तुमको कन्वर्जिंग वाले एरियाज में ये देखने को मिलते हैं।
ठीक। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये क्या है? एक्चुअली मैं आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ तो इसलिए थोड़ा वो हो रहा है, क्योंकि मैं कल से टेस्ट बना रहा हूँ। 125 क्वेश्चन बनाना हालत खराब हो जाती है, तो मुझे एकदम थकावट सी हो रही है, इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये क्या होता है? तो इसमें क्या किया, जो मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर एंड द पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज ऑफ द रॉक फ्रॉम ओशियन रीजन्स। एक्चुअली क्या हुआ कि जो ओशियन फ्लोर की जब मैपिंग हुई और उनकी जो पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज हुई, उससे ओशियन के रीजन्स के बारे में कुछ चीजें पता चली। क्या पता चली? कि जो इट वाज रियलाइज्ड दैट ऑल अलोंग, जितनी भी मिड ओशनिक रीजेस हैं उनके, मिड ओशनिक रीजन का मतलब बस जान लो बीचों बीच पहाड़ की श्रृंखला, वहां पर वोल्केनिक इरप्शंस लगातार हो रहे हैं और ढेर सारा लावा निकल रहा है, और जिसकी वजह से सरफेस बन रहा है। और इस रिज के जो ऊंचाई का पॉइंट है उससे इधर और इधर की बराबर दूरी पर जो तुम्हारी चट्टानें मिल रही हैं वो एक ही जैसी हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन भी सेम है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी सेम है। और जो रॉक, जितनी भी चट्टानें, अब एक बात बताओ, ये जो मिड ओशनिक रिज है उसके पास की जो चट्टान है वो यंग होगी कि ओल्ड होगी? बताओ कौन सी यंग होगी? यंग होगी। यंग होगी सर, पास वाली। पास वाली यंग होती है और दूर वाली क्या होती है? ओल्ड होती जाती है। ठीक है, तो जितनी दूर जाते जाओगे ओल्ड होती जाएगी। ओशनिक क्रस्ट, ये भी देखा गया कि ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल रॉक से बहुत ज्यादा नई है। ओशनिक क्रस्ट कहीं पर भी 200 मिलियन ईयर से ज्यादा पुरानी है ही नहीं। जबकि ये देखा गया कि कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक जगह था, जिरकॉइन करके जगह था, जहां पर 3200 मिलियन, मतलब 3.2 बिलियन ईयर्स पुरानी भी चट्टान है। और जो सेडिमेंट हैं, अब देखो हम लोग को तो ये लग रहा था कि भाई जितनी नदियां हैं वो ले जाके तो सारा का सारा अवसाद समंदर में फेंकती है, समंदर का जो परत होगी मोटी होनी चाहिए, लेकिन वो तो छोटी, वो पतली है। इसका मतलब कि जो भी आ रहा है माल वहां पर, वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जा रहा है, कहीं जाके नीचे चला जा रहा है। और जो डीप ट्रेंचेस हैं वहां पर ढेर सारे अर्थक्वेक आ रहे हैं, और जो मिड ओशनिक रिजेस हैं वहां पर जो है अर्थक्वेक उतना गंभीर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों है कि जो तुम्हारे महाद्वीप के किनारे हैं, जहां दो प्लेट, जो वहां पर जहां खाई है, मेरियाना ट्रेंच है, वहां जबरदस्त जबरदस्त भूकंप आ रहे हैं। जापान ट्रेंच है, वहां जबरदस्त जबरदस्त भूकंप आ रहे हैं। क्यूराइल ट्रेंच है, वहां जबरदस्त जबरदस्त भूकंप आ रहे हैं। लेकिन मिड ओशनिक रिज जहां से लावा निकल रहा है वहां भूकंप ही नहीं आ रहा है। तो इन सब वजहों से ये लोग सोचे कुछ मामला चल रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं हेस महोदय, जैसे हमने आपको एक नाम बताया अल्फ्रेड वैगनर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसी तरह आर्थर होम्स, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, उसी तरह तुम्हारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं हेस महोदय। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो कांस्टेंट इरप्शन है, जो लगातार ओशनिक रिजेस के चोटी से जो लावा निकल रहा है, उसकी वजह से जो ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट मतलब जो महासागरीय भूमि है, उसमें एक दरार बन गई है और इसमें से लगातार नया लावा निकलता है। और वो क्या करता है, अब ये दरार बन गई है ना, तो जो लावा निकल रहा है वो इधर फोर्स लगाता है और इधर फोर्स लगाता है। इस फोर्स की वजह से ये जो क्रस्ट होती है वो मूव करती है। ठीक है, ओशियन क्रस्ट को इधर भी ये जो लावा निकलता है इधर भी पुश करता है, इधर भी पुश करता है, और इसकी वजह से ये जो फ्लोर होता है वो स्प्रेड होता है, फैलता है। फैलना चाहिए ना ऐसे। ठीक है, और जो यंगर एज ऑफ ओशनिक क्रस्ट, जो हमारी क्रस्ट है उसकी जो यंगर एज है, ये भी ये बता रही है कि द फैक्ट दैट द स्प्रेडिंग ऑफ वन ओशियन डज नॉट कॉज द सिंक, अगर एक ओशियन बढ़ रहा है तो क्या दूसरा ओशियन वो हो रहा है, सिकुड़ रहा है? नहीं, जो ओशियन बढ़ रहा है उसकी जो, अगर बढ़ता होता तो जमीन बहुत लव चौड़ा होता, ओशियन बहुत बढ़ जाता, लेकिन उसकी जो जो ये सामान बन रहा है वो एक जगह जाके कोई खा जा रहा है उसको, और वो नीचे चला जा रहा है, और फिर एक नया इस तरह से एक श्रृंखला बन रही है। वो कहा गया ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग, बट ओशियन फ्लोर एक्चुअली नहीं स्प्रेड हो रहा है। वो जो बन रहा है माल वो कहीं कंज्यूम हो जा रहा है, तभी तो फिर नया माल बन रहा है। फिर ये जो चट्टाने वो नई हो जा रही, ये तो पुरानी चट्टाने होती।
ठीक है। तो जो ओशियन फ्लोर दैट गेट पुश्ड ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन एट द क्रेस्ट सिंक डाउन एट द ओशियनिक ट्रेंच एंड गेट्स कंज्यूम्ड। तो जो भी सामान यहाँ बन रहा है वो यहाँ पर खाई के पास महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाता है और उसकी वजह से फिर मैग्मा में तब्दील होकर फिर ये क्रम चलता रहता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये वो क्रम है। तो ये जो तुम्हारा बन रहा है मटेरियल, ये यहाँ धंस भी तो रहा है नीचे, फिर नीचे आ रहा है, तो दो तरफ जा रहा है। एक तो यहाँ पर नीचे जाया गया तो ये जो चट्टान तुम्हारी पिघली और उसकी वजह से यहाँ एक दरार पैदा हुई तो वोल्केनो बन गए। ठीक है, यहाँ कुछ वीक पॉइंट होते हैं, वहां वोल्केनो बन जाते हैं, और कुछ जो है वो वापस इधर गया, और ये इस तरीके से ये मूवमेंट लगातार चलता रहता है। और बीच में देखो यहाँ पर भी कुछ हॉट स्पॉट्स हैं, कुछ ऐसी दरारें बीच में हैं जिनकी वजह से भी वोल्केनो निकल रहे हैं, तो वो शील्ड वोल्केनो का रूप ले रहे हैं। जैसे कौन सा है शील्ड वोल्केनो, कोई एग्जांपल बता सकते तुम लोग? विच वोल्केनो, नेम बताओ, कल ही परसों पढ़े हो? नहीं पता? हवाईयन माउंटेन्स, माउना किया, माउना लोआ, न जाने कितनी बार बताया मैंने, माउना किया, माउना लोआ। हवाई जो महाद्वीप है किस देश के उसमें है? हवाई जो द्वीप है वो किस देश के हिस्से में आता है? USA, होनोलुलु कैपिटल। यूएसए। गुड। वहीं पे माउना किया, माउना लोआ, किलुआऊ, ये सब क्या है वहां पे? वहां पे 3-4 ज्वालामुखी है बड़े फेमस, रट डालो। माउना किया बहुत ऊंचा है, नीचे से समंदर से लेके ऊपर तक दिखता है, वो उसका तलहटी से लेके ऊपर तक है, और कहा जाता है उसकी शायद हिमालय से भी ऊंचा है, देख लेना उसका हाइट कितनी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्प्रेडिंग दिख रही है, यही ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग है, ओशियन स्प्रेडिंग। ये ऐसे ऐसे करके ओशियन, लेकिन वो एक्चुअली स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि जो स्प्रेड होता है, जो फैलता है, वो नीचे चला जाता है तो फैल रहा है लेकिन वो नीचे चला जा रहा है। ठीक, प्लेट टेक्टोनिक्स। अब हम लोग जो है प्लेट टेक्टोनिक्स को यहाँ पर रोकते हैं, बिकॉज टेस्ट भी है आप लोग का 10-15 मिनट में, और इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, एक साथ कुछ बचा नहीं है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादा करने की जगह पर समझ नहीं आएगा। प्लेट टेक्टोनिक्स भी वही है, थोड़ा सा सर ही। एक क्वेश्चन पूछना था। पूछो। सर जैसे आप सर रिजिस बता रहे थे ना कि मतलब सर इनवर्स डायरेक्शन में मतलब प्लेट्स जो है हटती हैं, सर मतलब हाँ। उस मतलब बहुत टाइम टेकन होता है या फिर अर्थक्वेक मतलब होता है, मतलब जैसे कि मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेकन होता है ये प्रोसेस, या फिर सर थोड़े टाइम में होता है? सर मुझे ये जानना था। समझ नहीं पाया तुम्हारा क्वेश्चन, हम ठीक ठाक से। सर मेरे कहने का मतलब कि जो प्लेट्स सर मतलब डाइवर्ट होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस, हाँ ये प्लेट मतलब की सर, बात, दो प्लेट की बात करो, दो प्लेट है ये, एक तुम्हारा अंदर जा रही है, एक दूसरे सर रिजिस वाली, सर रिजिस वाली या कोई भी प्लेट्स हो सर, वो बहुत ज्यादा टाइम टेकन होती है या फिर सर शॉर्ट ड्यूरेशन में ही हो जाता है? पृथ्वी पे कोई भी चीज जो बड़ी बड़ी होती है वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं होती, वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड पे होती है वो, लेकिन लगातार कॉन्टिन्यूअस इरप्शंस होते रहते हैं। यहाँ रेगुलर इरप्शंस देखने को मिलते हैं समंदर के नीचे, ये जहाँ पर ये रप्चर है, ये लंबा सा, और लेकिन वो ऐसे नहीं होते जैसे हम लोग सोचते हैं कि बहुत तेजी से ये रेगुलर फिनोमेना है, ये ऐसा नहीं कि रुकता है। दिस फिनोमेना इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये लगातार हो रहा है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होता जब तक यहाँ पर लंबा। और ये भी आप देखिए कि जापान उपान में रेगुलर भूकंप आते हैं, पता है आपको? हर दिन भूकंप आता है जापान में, छोटे छोटे, कभी बड़े हो जाते हैं, तो रेगुलर भूकंप आते हैं जहां पर भी इस तरह के हैं, तो इसका मतलब ये रेगुलर हो रहा है ना, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? और कुछ ऐसे वोल्केनो हैं जो एक्टिव वोल्केनो है, कोटोपैक्सी एक्टिव वोल्केनो है, क्राकाटोआ एक्टिव वोल्केनो है, किया, माउना किया। अभी आपको कुछ दिन पहले हमने एक तो बताया था, कुछ करंट में बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ था समंदर के पास, ऐसा कुछ निकला था उस तरह से। तो ये सब घटनाएं लगातार हो रही है, वो हम फील नहीं कर रहे हैं, जब एक बार लंबी घटना होती है तो फील होता है। और हम इंडिया में कुछ ऐसी सेफेस्ट जगहों पर हैं, वो अलग बात है कि हिमालय के पास जगह सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया काफी सेफ। साउथ में चले जाओ तो काफी सेफ है, साउथ तो पूरा ही सेफ है। जैसे कि एक जगह है वर्ल्ड में, कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड जो है वहां भूकंप नहीं आते जल्दी, वो बहुत सेफ है, बहुत पुराना है, वहां भूकंप का से वो सेफ है, तो वहां दूसरी चीजें आती हैं। ज्योग्राफी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, टाइम लेता है यार,
टाइम तो कुछ भी चीज लेता है, थोड़ा समझ अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी जितना उसको समय दोगे, ठीक है। ऐसे तो धीमे धीमे ही समझ में आएगा। हो गया क्लियर सब लोग को क्या? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, ये जैसे कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है और ओशनिक प्लेट है, आप ये जो बता रहे थे कि वो ये दोनों जहाँ पे मिलती हैं वो प्रॉन होता है, किस चीज का? अर्थक्वेक? अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन दोनों के लिए। हाँ, यही होता है। ये देखो ना, ये लाइन से तुमको दिख नहीं रही? फिगर में देखो, यहाँ पे पूरा का पूरा वोल्केनो इधर ही तो बन रहे हैं। तुम एंडीज पर्वत श्रृंखला देखोगे तो एक सेकेंड, ये तुमको दिख रहा है ये वाला जगह, ये तुम्हारी एंडीज पर्वत श्रृंखला है, और यहीं पर कोटोवैक्सी, चिम्बोराजो सब है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये नाजका प्लेट इधर जा रही है और साउथ अमेरिकन प्लेट इधर जा रही है, दोनों। और ये नाजका प्लेट क्या है, ये एक ओशियनिक प्लेट है, और ये यहाँ पर तुम्हें एक लंबी श्रृंखला वोल्केनो की भी मिलेगी और पर्वत भी दिखने को मिलेगी, ठीक है। और समझ सर में आ रहा? जहाँ पे मतलब एक सेकेंड सर, जहाँ पे ऑपोजिट होते हैं वहां पे अपोजिट मतलब उल्टा, मतलब मतलब दोनों को, हाँ तो वहां रिजेस नहीं मिलेंगी ना। रिजेस जो हम बताएं कि लगातार वोल्केनो निकलते रहते हैं और मतलब वो लावा निकलता रहता है, और बहुत वहां भूकंप की एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि टकरा नहीं रहा है ना, ज्यादा हल्का भूकंप आएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लंबा। हल्का आता है। जहाँ टकराएगा वहां भूकंप ज्यादा आएगा ना, लंबा। दोनों आप एक दूसरे को पुश कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा ना, यस है सर, कि? समझ में आया अभी? यस सर आगे। ओके, तो बस अब आप लोगों को 8:07:58 हो रहा है, बस थोड़ी देर में 8:05 पर टेस्ट भेज देते हैं। दे दीजिए आप लोग, 1 घंटे में कवर कर कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है? ठीक है ना, कि और टाइम चाहिए? ये सर 8:05 प्रणाम पर ही सर। भेज दीजिए। 8:15 पे दें कि 8:05 नहीं पे सर, दें? सर 8:05 पर दे दीजिए। 5 पे दे देना, वही तो खाने वाने का भी टाइम होता है ना। चलो फिर भेज रहे हैं 8:05 पे, ठीक। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर। प्रणाम सर। भैया प्रणाम।